Hello everyone, I am Amit and we are going to discuss about the history chapter first, the rise of nationalism in Europe. In this chapter, we people will discuss about how the nationalism emerged in Europe. नेशनलिज्म यूरोप में कैसे इमर्ज कैसे स्टार्ट हुआ, उसका कैसे स्प्रेड हुआ, धीरे धीरे कैसे बढ़ा। और इस कंप्लीट चैप्टर में हम पांच छह चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, उसका मीनिंग क्या है, फ्रेंच रूल्स का इम्पैक्ट हुआ है, ब्रिटेन का यहाँ पर थोड़ा छोटा सा एग्जांपल लेंगे। इसके अलावा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी रहेगा, यूनिफिकेशन ऑफ इटली रहेगा, एक बाल्कन रहेगा और इसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये चैप्टर और हमारा नेक्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया दोनों एक कंबाइंड है, दोनों का एक जो सिस्टम यूरोप में चला था कि नेशनलिज्म कैसे आया था उसी को हम फॉलो करते इंडिया में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में आप देख रहे हो कि एक ड्राइंग बना हुआ, एक पिक्चर बना हुआ दिख रहा है। एक्चुअली ये जो पिक्चर है ये फ्रेडरिक सरयू एक आर्टिस्ट थे जो फ्रांस के रहने वाले थे। उन फ्रेडरिक सरयू की ये एक इमेजिन थी, एक तरह का उनका ये ड्रीम था, सपना था और उन्होंने ये एक पेंटिंग बनाई थी। इस पेंटिंग के टोटल 4 पार्ट्स हैं। उन एक सीरीज़ है, ये चार ड्राइंग की उस सीरीज़ को उन्होंने बनाया, उस सीरीज़ का ये मिक्स करके उसको उन्होंने दिखा रखा है। इसमें क्या है कि उसने सोचा कुछ ड्रीम लिया या उसने ऐसा कुछ सपना देखा एक्चुअली कि भाई जो उसने अपनी इस ड्राइंग में दिखा रखा है। इस ड्राइंग में आप देख सकते हो कि आपको अलग अलग टाइप के फ्लैग दिख रहे हैं, ये फ्लैग है, ये फ्लैग है, ये फ्लैग है, बहुत सारे फ्लैग दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें अगर आप इनको देखो जो सिटीजन्स हैं या जो पीपल हैं, जो लोग हैं जो इसमें चल रहे हैं, इनके आप कस्टम्स कपड़े देखिए, कुछ सिमिलरिटीज़ या कुछ डाइवर्सिटीज़ दिख रही होंगी। हो सकता है पीछे वाले लोगों के कपड़े अलग हैं, आगे वालों के अलग हैं। ऊपर आपको दिख रहे होंगे, ये आपको लग रहा है जैसे जीसस, ये जो ईसाई जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके जीसा ईसा मसीह हैं या जो भी जो भगवान या जो उस टाइम के एंजल परिवार जो भी हैं वो सब आपको दिख रहे होंगे। ये एक स्टैचू दिख रहा होगा, जनरली आपको मैक्सिमम कंट्रीज़ में आपको इस टाइप के स्टैचू देखने को मिलते होंगे। इस ड्राइंग पर या इस पिक्चर पर मोस्ट प्रोबेबिलिटी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। 3 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से बहुत कम आए हैं, 5 मार्क्स का भी नहीं आया है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन जनरली यहाँ से पूछ लेते हैं क्योंकि पूरे चैप्टर का जो सिनेरियो वो इस पिक्चर के बेस पर है कि उन्होंने क्या सोचा और उसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ आगे। तो सबसे पहले कि ये ड्राइंग किसने बनाई थी, ये ड्राइंग बनाई थी फ्रेडरिक सरयू ने। फ्रेडरिक सरयू ने बनाई थी, 1848 में बनाई थी। ये फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या सोचा था, ये इनका ड्रीम था कि डेमोक्रेटिक एंड सोशल। डेमोक्रेटिक का मीनिंग होता है कि भाई इलेक्शन के बेस पर एक फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्टेड गवर्नमेंट रूलर्स हैं। सोशल रिपब्लिक्स का मतलब सोसाइटी के जो बिलीव्स है, सोसाइटी के जो ड्रीम्स है, सोसाइटी के जो मानते हैं, जो लोग सोचते हैं, उनके जो रूल्स है उनको फॉलो करते हुए अगर हम डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करते हैं तो उसके बिहाफ पर कैसा सीन होगा। और एक तरह से ये उनका एक ऐसा सपना था कि जो पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने क्या सोचा कि पूरे वर्ल्ड के कंट्री एक साथ आकर एक जगह पर रहेंगे, उनके आप बीच में कोई किसी तरह की लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आप सब भाईचारे की भावना से बंद हो तो फटर्निटी में रहेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा था। तो आई थिंक ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि सारे के सारे वर्ल्ड कंट्री एक ही जगह पर आ जाए, एक ही चीज़ को वो फॉलो करें, ऐसा नहीं हो सकता। बट यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहेगी, तो इसको आइए आगे डिस्कस करते हैं। इसमें देख फ्रेडरिक सरयू ने एक 4 जो सीरीज बनाई जिसमें 4 प्रिंट्स दिए हुए हैं और इसमें डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक अपनी इस ड्राइंग का उन्होंने नाम क्या दिया था, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। अगर आपसे 1 मार्क्स में पूछे कि फ्रेडरिक सरयू ने अपनी जो ड्राइंग थी उसको क्या नाम दिया था, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक उन्होंने अपनी इस ड्राइंग को नाम दिया था। इसका जो फर्स्ट प्रिंट है उसमें उन्होंने दिखाया है कि ये इस पिक्चर में जो लोग दिख रहे हैं या जो फ्लैग लिए हुए यूरोप और अमेरिका कंट्री के लोग हैं। ये इसमें जो लोग हैं वो सभी एज ग्रुप के हैं, जेंडर उसमें जेंट्स भी हैं, लेडीज़ भी हैं, मेल फीमेल दोनों हैं, और एज ग्रुप भी सभी हैं, सोशल ग्रुप भी सभी हैं, पुअर रिच अपर लोअर सभी टाइप कास्ट जो डिवाइडेशन थी वो सब लोग इसमें एक जो लाइन सी बनी हुई इसमें सब लोग हैं, किसी तरह का कोई डिवाइडेशन नहीं है। अब ये सब लोग कहाँ से जा रहे हैं, ये जो लिबर्टी है, ये जो स्टैच्यू है, इसको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के नाम से उन्होंने माना है कि लिबर्टी स्वतंत्रता का प्रतीक है, कि स्वतंत्रता के प्रतीक की देवी है। आप देखोगे वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्रीज में जो लिबर्टी या जो नेशनलिज्म का जो सिंबल माना गया है हमेशा वो फीमेल फिगर को माना गया। इंडिया में अगर देखा तो भारत माता है, भारत पिता नाम के कोई स्टैच्यू आपको नहीं दिखेगा, हर जगह आपको भारत माता मिलेगी, भारत माता की जय मिलेगी। एक्चुअली हमारे यहाँ नहीं है, जिन भी कंट्रीज में अगर वो या तो जो किंगशिप सिस्टम था जिसको मोनार्की बोल सकते हैं,
अगर वो उससे इंडिपेंडेंट हुए हैं या किसी अदर कंट्री के कॉलोनियल थे वहाँ से इंडिपेंडेंट हुए हैं, तो सबने अपना नेशनल स्ट्रगल मूवमेंट चलाया था। उस मूवमेंट को लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों की फीलिंग्स को बढ़ाने के लिए और अपने देश की आज़ादी के उन्होंने एक फीमेल फिगर को सिलेक्ट किया था। इसके पीछे मेरे हिसाब से वजह हो सकती थी कि हम लोग क्या है कि थोड़ा सा काइंड रहते हैं फीमेल के प्रति। हम एक फीमेल में अपनी माँ का, बहन का, बेटी का, पत्नी, कोई भी रूप उसमें देख सकते हैं। जनरली हम अगर किसी पिक्चर को देखते हैं तो माँ टाइप से देखते हैं, ऐसा उन्होंने सभी जगह पे ऐसा बनाया है। तो ये जो फिगर बना उन्होंने, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, एक लिबर्टी का ये सिंबल है। सभी कंट्री के लोग अपने फ्लैग लिए हुए इस स्टैचू के पास से जा रहे हैं। सबसे आगे जो जो कंट्री दिख रहे हैं, जो इससे क्रॉस हो चुके हैं, वो उसने अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड को माना है। क्योंकि जिस टाइम पर 1848 में जब इसने ये ड्राइंग बनाई थी, ये जो इन्होंने प्रिंटिंग बनाया था, उस टाइम पर अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या जो उन टाइम के वहाँ पर मोनार्की सिस्टम था या किंगशिप सिस्टम था, रॉयल्टी सिस्टम था, उससे वो लोग इंडिपेंडेंट हो चुके थे, वहाँ पर लिबर्टी आ चुकी थी। तो ये कंट्री इस जो स्टैचू से आगे निकल चुके हैं। स्टैचू के जस्ट पास जो फ्रांस है वही पहुँचा है, क्योंकि फ्रांस में आपने 9th में पढ़ा होगा 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो वहाँ पर सही तरीके से डेमोक्रेसी स्टेब्लिशमेंट नहीं हुई थी। फिर आफ्टर 18 वहाँ पर फिर से वही सब सिस्टम शुरू हो गया था जो पहले था। तो ये कई इसका मानना है कि फ्रांस अभी अभी इस लिबर्टी के पास पहुँचा, और बाकी कंट्री जहाँ जहाँ पर भी इस टाइप के मूवमेंट चल रहे थे, स्ट्रगल्स चल रहे थे, वो कंट्री इधर आ रहे हैं। मतलब ये धीरे धीरे इस क्या बन जाएंगे, डेमोक्रेटिक हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, लिबर्टी यहाँ पर आ जाएगी। तो सबसे पहले इसमें अमेरिका है, यूएसए, और आफ्टर दैट यहाँ पर स्विट्जरलैंड है सबसे आगे दो कंट्री है। लिबर्टी के जस्ट पास जो कंट्री है वो कंट्री है फ्रांस है, क्योंकि वो अभी आज़ाद नहीं हुआ है, वहाँ पर मूवमेंट वगैरह चल रहे हैं इसके हिसाब से। अब ये कह रहा है कि वहाँ उस टाइम पर जो यहाँ वर्ड आया है कि एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है कि ऐसा एक इंस्टीट्यूशन, ये न्यू वर्ड्स में आपको दिया हुआ है, इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट या ऐसा एक सिस्टम होता है गवर्निंग सिस्टम का, या जहाँ पर ऐसा रूलिंग सिस्टम जहाँ पर किसी एक पर्सन, एक ग्रुप, एक इंस्टीट्यूट के पास मैक्सिमम सारी पावर उसके पास हो। एब्सोल्यूट पावर को एंजॉय वही कर रहा है, एक्सरसाइज वही कर रहा है, अपने हिसाब से कर रहा है। अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो मिलिट्री के द्वारा या किसी अदर किसी डरा धमका कर उसको उन रूल्स को, या वो जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट या रूलर है अपनी जो बातें हैं, अपनी जो मानते हैं, अपने जो बिलीव्स हैं, वो सबसे मनवाता है। उसको एब्सोल्यूटिस्ट बोलते हैं। सिंपल में हम ये बात कर सकते हैं कि भाई हिटलर का शासन था, एब्सोल्यूटिस्ट था कि हिटलर ने जो कहा वो सब फाइनल था। या हमारे यहाँ पर पहले का जो रॉयल्टी सिस्टम था कि राजा लोग जो थे, या मोनार्की जो सिस्टम था, वो सबको हम एब्सोल्यूटिस्ट बोल सकते हैं कि वहाँ पर कोई ज़्यादा रूल रेगुलेशन काम नहीं करते थे। वहाँ पर डेमोक्रेसी, ये फंडामेंटल राइट्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। अब इसमें क्या दिखा है, जो स्टैचू है, स्टैचू में देखिए आप, इधर तो ये मसाल है और इसके हाथ में जो ये है, ये जो सिटीजन है उनके राइट है, राइट्स ऑफ सिटीजन इसके एक हाथ में, दूसरे हाथ में इसके मसाल है। मसाल एक्चुअली क्या है कि ये लोगों को जागृत कर रही है, उनको मोटिवेट कर रही है कि आप अपनी डेमोक्रेसी के लिए, लिबर्टी के लिए फाइट कीजिए, स्ट्रगल कीजिए। लोग जो नागरिक, जो सिटीजन्स हैं, ये जो राइट्स ऑफ सिटीजन का लिया हुआ है, ये लोगों के अधिकार हैं कि जो इसके पास से चला जाएगा उन लोगों को राइट्स, मतलब फंडामेंटल राइट्स से उनको डेमोक्रेटिक राइट्स मिलते हुए चले जाएंगे। अब वो यूनाइटेड नेशन स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड इसके जस्ट बाद है। इसके बाद फ्रांस इसके पास है। इसके बाद जो कंट्रीज ने दिखाए, एक्चुअली एग्जाम में आपसे सारे कंट्री नहीं पूछेंगे कि इसकी सीरीज बताइए कौन कौन से कंट्री हैं, बट अगर हम देखेंगे तो फ्रांस के बाद इन्होंने जर्मनी को दिखाया हुआ है। जर्मनी के बाद, जर्मनी का इन्होंने इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया कि उस टाइम पर जर्मनी का यूनिफिकेशन नहीं हुआ था, बट इसने अपना सोचा सिस्टम, इसने अपनी जो आइडियोलॉजी या जो ड्रीम था उसमें दोनों को एक मानकर उसने बनाया हुआ है। और जर्मनी के बाद इसने और कई सारे कंट्रीज़ के नाम दिए हुए हैं, इसको कौन कौन से कंट्रीज़ फॉलो करते हुए आ रहे हैं। ऑस्ट्रिया है जर्मनी के बाद, सबसे आगे यूएसए था, यूएसए के बाद स्विट्जरलैंड था, स्विट्जरलैंड के बाद जर्मनी था, जर्मनी के बाद स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के बाद फ्रांस था, फ्रांस के बाद जर्मनी, जर्मनी के बाद ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के बाद यूनाइटेड किंगडम, टू सिसिली, सिसिली मतलब इटली के आसपास उस टाइम पर जो रॉयल जो ग्रुप्स थे या जो आइलैंड जो कंट्री थे उनको उस टाइम सिसिली बोलते थे। लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और ये रसिया वगैरह कंट्री उसने दिखाए हुए हैं। और मैं बता चुका हूँ कि इन कंट्रीज को ऊपर से, मतलब ये बोल सकते हैं हम, स्वर्ग से ईसा मसीह, संत, एंजल वगैरह वो अपना आशीर्वाद दे रहे कि हाँ बढ़िया, आप ये सब के सारे कंट्री एक साथ आ गए। ये सिंबल किसका था, ये कंप्लीट वर्ल्ड की फर्टर्निटी का सिंबल था। अब बता रहे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे।
ये सरयू का जो विजुअलाइजेशन था इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हुए कि वर्ल्ड में 19th सेंचुरी में कंप्लीट यूरोप में नेशनलिज्म का एक ऐसा इम्पैक्ट हुआ लोगों पर कि उनका पूरा का पूरा पॉलिटिकल एंड मेंटल जो उनका वर्ल्ड था, लोगों की सोच और वहाँ की जो राजनीति पॉलिटिक्स थी सारी की सारी चेंज हो गई। पहले लोग वहाँ पर क्या था कि जो वहाँ पर जो डायनेस्टीज थी, एम्पायर जो थे या रॉयल्टी जो सिस्टम था, किंगशिप जो सिस्टम था, मोनार्की सिस्टम था, उससे लोग नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहे थे। नेशन स्टेट हम अभी पढ़ेंगे कि नेशनलिज्म है क्या एक्चुअली। तो नेशन स्टेट के मीनिंग क्या था कि वहाँ पर लोग राजा का जो एक अपना खुद का रूलिंग सिस्टम था उससे वो बाहर आकर ऐसा सिस्टम चाहते थे सब लोग उसको एंजॉय कर सकें और सबकी उसमें भागीदारी हो, सबकी उसमें फीलिंग्स हो, ऐसा कुछ वो लोग चाहते थे। इसमें पूरे में बताया कि आगे क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले नेशन स्टेट पर। नेशन स्टेट उन्होंने क्या क्या फीलिंग माने कि मेजोरिटी सिटीजन जो होंगे रूलर्स उन्हीं का मानेगा, कोई एक सिंगुलर पर्सन रूलर नहीं होगा। रूलर्स जो होंगे सिटीजन जो मेजोरिटी जो चाहेंगे वो लोग रूलर्स करेंगे, तो रूल्स रेगुलेशंस वगैरह बनेंगे उन्हीं के बिहाफ पर बनेंगे। और इसके अलावा इसमें जो लोग स्ट्रगल या उनकी सोच या उनके जो एक्शन या उनके जो कल्चर वगैरह थी उस सब को रेस्पेक्ट दिया जाएगा, ऐसा वो मानते हैं। अब यहाँ पर दो बातें करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि नेशनलिज्म है क्या। नेशनलिज्म एक फीलिंग होती है, कोई भी पर्सन है, कोई भी सिटीजन्स हैं या कोई कंट्री में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को अपनी हिस्ट्री पर, अपने कल्चर पर या अपना जो उनका ट्रेडिशन है, उनका रहन सहन, पहनावा, संस्कृति, किसी भी बेस पर उनकी विरासत, किसी भी बेस पर अगर उन लोगों को प्राउड फील होता है और वो मानते हैं कि ये हम इतने जो लोग हैं, हमारा ये हिस्ट्री रहा हुआ है, ये हमारा कल्चर रहा हुआ है, इस पर हमें प्राउड फील होना चाहिए, तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म बोल रहे हैं। कि अपने पास्ट पर, अपनी हिस्ट्री पर, अपने ट्रेडिशन पर, कल्चर पर, लैंग्वेज या जो भी उनकी डाइवर्सिटी, जो कुछ भी सिस्टम उनका पहले था उस पर उन लोगों को प्राउड फील होना ही क्या है, नेशनलिज्म है। और वो उस सारे सिस्टम को अपना एक ही कंट्री या एक इंस्टीट्यूशन मानकर चलते हों, दैट इज नेशनलिज्म। अब यहाँ पर नेशन स्टेट की डेफिनेशन दी है अर्नेस्ट रेनन ने। एक्चुअली सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी सीबीएसई पूछती है आपसे। तो अर्नेस्ट रेनन ने पहले क्या सोचते थे लोग कि भाई नेशन का मतलब क्या होता है कि एक कंट्री है जिसकी लैंग्वेज, रेस, रिलीजन, टेरिटरी होती है। तो इसने कहा कि ऐसा नहीं है, लैंग्वेज, रेस, रिलीजन, टेरिटरी से बढ़कर है ये जो सिस्टम दिया हुआ है नेशन का। उसने नेशन में बहुत सारी चीज़ इंक्लूड की थी कि लोगों के आइडियाज़ हो सकते हैं उसमें लोगों के जो पास्ट था, उस पास्ट में उनके जो हीरोइक पर्सन थे, और इसके अलावा उनका जो पूरा ट्रेडिशन जो रहा हुआ है, जो कुछ भी उनके वहाँ पर दिख रहा है, लोगों की फीलिंग्स वगैरह थी पास्ट में, उन सब का अगर लोगों की फीलिंग्स आ रही, दैट इज नेशन है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई एक टेरिटरी बाउंड्री खींच दी वो नेशन है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, यहाँ से सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको ये ऐसा कुछ सोर्स दे देगा और फिर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। न्यू वर्ड की बात करें, यहाँ पर एक वर्ड आया प्लेबिसेट है। प्लेबिसेट एक आपने इसका सिनोनिम सुनते हैं रेफरेंडम। ये एक तरह से चुनाव की तरह ही होता है, बट इसमें क्या होता है कि लोगों की एक्सेप्टनेस और रिजेक्टनेस पूछते हैं कि आपको ये, जैसे चुनाव में क्या होता है कि हम सिंपल वोट करते हैं और भाई कौन जिसको ज़्यादा वोट मिले वो इलेक्ट हो जाएगा। बट इस रेफरेंडम प्लेबिसेट में क्या होता है कि भाई लोगों की फीलिंग्स पूछी जाती है, उनकी डिजायर्स क्या हैं। जो स्मॉल कंट्री स्विट्जरलैंड जैसे, वहाँ पर अगर कोई छोटा सा भी रूल बनना है तो लोगों से पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया में अभी लॉकडाउन हो रखा है, लॉकडाउन से पहले मोदी जी सबसे पूछते पूरे इंडिया से लॉकडाउन करें या ना करें। तो इंडिया जैसे कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं, इसलिए यहाँ पर रेफरेंडम नहीं होता है। छोटे कंट्रियों में ये होता है। तो मोदी जी की जो पूछते हैं ना कि लॉकडाउन करें या ना करें, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, प्लेबिसिटे बोलते हैं या रेफरेंडम बोलते हैं। प्लेबिसिटे रेफरेंडम, जनमत संग्रह बोलते हैं इसको, जनमत संग्रह, कि लोगों की एक्सेप्ट और रिजेक्टनेस को पता करना, ये इसको प्लेबिसिटे बोलते हैं। दो न्यू वर्ड और गए पीछे, एक तो है एब्सोल्यूटिस्ट और दूसरा है यूटोपियन। ये दो न्यू वर्ड है। एब्सोल्यूटिस्ट का मीनिंग मैंने बताया था कि किसी पर्सन या इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट का ऐसा रूल जिसमें सारी की सारी पावर किसी एक पर्सन के पास हो या एक इंस्टीट्यूशन के पास हो, जो मोनार्की गवर्नमेंट हो सकती है, और ये पावर सेंट्रलाइज होती है। सेंट्रलाइज मतलब एक ही जगह पावर होती है और अपने जो रूल रेगुलेशन को मनाने के लिए मिलिट्री का या किसी भी तरह का दबाव वो काम करते हैं। यूटोपियन क्या होता है, एक तरह की ये कल्पना शक्ति है। आप सोचते हैं बड़ी ऐसी चीज़ों कोई पॉसिबल ही नहीं है, उसको यूटोपियन बोलते हैं। ए वर्जन ऑफ एसोसिएटी दैट इज सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई ड्रीम सोचना, ऐसा कुछ हमारी थिंकिंग
जो कभी पूरी नहीं हो सकती, उसी को ही हम, इसको कल्पनादर्श बोला हिंदी में, यूटोपियन बोलते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल देखें, जैसे अब आजकल लोगों ने राम राज्य का मीनिंग क्या है कि जहाँ पर क्राइम होगा ही नहीं, सब लोग बराबर होंगे, कोई गरीब अमीर नहीं होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी कंट्री में गरीब ना हो या अमीर ना हो, या किसी कंट्री में किसी जगह कोई क्राइम ही ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो वो एक तरह का यूटोपियन इसको बोला हुआ है। यहाँ से मोस्ट प्रोबेबिलिटी 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। 3 न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं, ये 1 मार्क्स के हैं। इसके अलावा जो ये ड्राइंग दी हुई है, जो पेंटिंग दी हुई है, इस पेंटिंग से क्वेश्चन बनते हैं। फ्रेडरिक सर्वियो पर क्वेश्चन बनता है। आप फ्रेडरिक सर्वियो पर 3-4 पॉइंट लिखिए और तीनों ये 1 मार्क्स के पॉइंट जो न्यू वर्ड्स लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। कोई भी अगर आपको डाउट हो, आप किसी भी थ्रू पूछ सकते हो। थैंक यू।